वेलकम बैक स्टूडेंट टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ठीक है। और ऐसा लॉ, ये एक जो लॉ है जिस लॉ को हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये ऐसा नहीं है कि जिससे आप इंट्रोड्यूस नहीं है। इससे पहले भी आपने कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा हुआ है चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, केमिस्ट्री में। मुझे उम्मीद है चैप्टर 3 तो आप पढ़ लिए होंगे। उसके बाद आप जरूर फिजिक्स में ही इससे पहले फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़े हुए हैं। तो वैसा ही ये भी है, ठीक है। ये भी उसी तरह का है कि एनर्जी जो है, जैसे आप पढ़े थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, कि मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय। ये कहाँ तक सही है इसका बात यहाँ भी करेंगे, ठीक है। उसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था, उसमें था कि मोमेंटम जो होता है किसी टोटल सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है, वैसा ही ये भी है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी सेम चीज़ कहता है कि हमारा जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है, उसको ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय। मैंने आपको ये शुरू से एनर्जी का जो सेकंड लेक्चर था वहीं से मैंने बताया हुआ कि एनर्जी सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है, वो उस पर काम या तो ले या काम उस पर कर दे उससे, ठीक है। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अच्छे से बात करने से पहले, उसके स्टेटमेंट, उसके वेरिफिकेशन को देखने से पहले, किन्होंने वेरीफाई किया था इसको देखने से पहले, हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का। क्योंकि एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते हम, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हम, तब तो एनर्जी ही हमको तो डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए ना, ठीक है। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से अपना लाइट एनर्जी लेने का हो या दूसरे तरफ है, तो उस कंडीशन में हमको एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन तो चाहिए, मतलब एनर्जी का बदलाव जो होना चाहिए, कन्वर्सन तो होना चाहिए। एक एनर्जी का फॉर्म दूसरे एनर्जी के फॉर्म में बदलना चाहिए, और यही आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। क्या आता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव, एनर्जी का बदलाव एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। मैंने बहुत सारा एनर्जी का फॉर्म आपको सेकंड लेक्चर में बताया हुआ है, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, ठीक है, या हीट एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, इसके बारे में। इसी के बारे में, कुछ के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे कैसे वो कन्वर्सन होता है। जैसे मैं बात कर लूँ सबसे सिंपल जो हमारे डेली लाइफ में होता है और अभी भी आपके घर में हो ही रहा है, वो क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्सन या ट्रांसफॉर्मेशन, किस चीज़ का? ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, कन्वर्सन सब में कॉमन रहेगा, ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। किस चीज़ का? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें? इनटू हीट एनर्जी। और ये कहाँ हो रहा है? ये आपका अगर बल्ब है, ठीक है, उस बल्ब में, खास के इंकैंडेसेंट बल्ब में ये होते रहता है, ठीक है। वहाँ पे उसका फिलामेंट जो है, खास के पुराना वाला बल्ब जो था, वो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। 6-7 में आप पढ़े हुए हैं कि उसमें क्या होता है, उसमें एक टंगस्टन आता है, वो उसको हीट होता है तो वो जलता है। आपका हीटर है, ये इसी इफेक्ट पे काम कर रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं उस हीटर में और वो हीट दे रहा है हमको, ठीक है। और गीजर है, टोस्टर है, और भी बहुत सारा, आयरन है, इलेक्ट्रिकल आयरन है, और भी बहुत सारे हैं। ये सब किस पे काम करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो उनको दिया जा रहा है वो हीट एनर्जी में बदल जा रहा है। सपोज कीजिए कि ऐसा कन्वर्सन नेचर अलाउ नहीं करता कि नहीं, एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही रहेगा, हीट एनर्जी है तो हीट एनर्जी ही रहेगा, तो कैसा होता है? इसको आप और सिंपल सिचुएशन से कंसिडर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पहले जैसे था ना, आज तो हमारे पास पैसा है और सामान खरीदने वाले के पास सामान है, तो हम पैसा देते हैं, उससे सामान लेते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि ऐसा होता ही नहीं, ठीक है, सिर्फ चावल के बदले चावल, गेहूं के बदले गेहूं, ऐसे एक्सचेंज किया था, जैसा कि आप सुने होंगे पहले होता था। तो बहुत डिफिकल्ट था उस टाइम में, और सेम कंडीशन यहाँ भी हो जाता कि आपको हीट एनर्जी लाना है तो हीट एनर्जी के लिए अलग से सिस्टम रहता। हीट एनर्जी के लिए आपके यहाँ हो सकता है एक वायर से अलग जगह से हीट एनर्जी आता है, जहाँ से हीटर काम करता है, जहाँ से बल्ब काम करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से दूसरा काम होना है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता, और शायद इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं रहता। खैर इतना हम लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे, हम लोग तो सिर्फ देखेंगे कहाँ कैसा कैसा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। चलिए दूसरा और सिंपल वाला बात करते हैं, वो क्या है? यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्सन किसमें? लाइट एनर्जी में। और ये भी होता है लाइट एनर्जी में। ये कहाँ से? ये भी हमारे इलेक्ट्रिकल बल्ब में भी ये चीज़ होता है। और कहाँ होता है? और हमारे बहुत सारे जो क्या बोलते हैं उसको, लाइट है, ठीक, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, उसमें होता है। चाहे वो इमरजेंसी लाइट हो या दूसरा लाइट हो, उसमें भी बहुत सारा होता है, ठीक। तो इस सब केस में क्या होता है? वो फ्लोरेसेंट लाइट या अलग अलग हम बोल सकते हैं, उस लाइट में होता है। मर्क्यूरी जो होता है उसमें भी होता है, ठीक। फ्लोर लैम्प या चमकीने वाला डेकोरेटिव लाइट, सारे लाइट में ये होता है, ठीक। तो और भी आप लिख सकते हैं लाइट ट्यूब एंड अदर डेकोरेटिव लाइट इट। उसी तरह से तीसरा कन्वर्सन का बात करें तो तीसरा कन्वर्सन में आप देते हैं, यहाँ पे क्या देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और मिलता है आपको क्या है? लाइट एनर्जी। तीसरा कन्वर्सन का हम लोग बात कर सकते हैं, वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ही साउंड एनर्जी में। क्या ये होता है? हाँ होता है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में बदला, मतलब मैं दिखा रहा हूँ कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इतना फॉर्म ले सकता है, चिंता नहीं कीजिए, और का भी मैं दिखाऊंगा। तो ये कहाँ होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में? तो आपका इलेक्ट्रिक बिल है, ठीक है, बिल में आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, लेकिन आवाज़ किसका आता है? आवाज़ आता है, आवाज़ आता है। ये आपका जो पहले रेडियो चलता था वो, ठीक, रेडियो, लाउड स्पीकर,
ठीक, लाउड स्पीकर है। इस सब केस में क्या हो रहा है, इस सब केस में एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बदल रहा है किसमें, साउंड एनर्जी में। इसी तरह से आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम बात करें केमिकल एनर्जी का, केमिकल एनर्जी भी हीट एनर्जी में चेंज होता है, कैसे, तो आप एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, केमिकल एनर्जी, कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी, ये सब में कॉमन है, कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ये कहाँ होता है, तो फ्यूल है हमारा, ठीक है, जितना फ्यूल है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, हमारा खुद वुड हो, पेपर हो, कुछ भी, तो वो फ्यूल है। फ्यूल को हम क्या करते हैं, फ्यूल में क्या रहता है, केमिकल एनर्जी। कहाँ से आता है, तो एग्जाम्पल ले लीजिए, ये आपका जो प्लांट है, ठीक है, इसको आप एकदम सिंपल से समझिए कि प्लांट है, प्लांट क्या करता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, वहां से उसमें कहाँ से आ रहा है, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी आ रहा है सन से, ठीक है, उस सन का एनर्जी करके वो फूड में स्टोर करता है, वो एनर्जी कहाँ, फूड में स्टोर करता है। फूड में कैसा एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। वो केमिकल एनर्जी अब प्लांट अगर मर गया, जिंदा रहा तो हम लोग के पास ट्रांसफर कर दिया, और अगर मर गया तो वही चीज उसी का कोल बन जाता है, और उस कोल में क्या है, केमिकल एनर्जी, और उसी केमिकल एनर्जी को हम जलाते तो क्या होता है, हीट एनर्जी। तो इस तरह से केमिकल एनर्जी किसमें बदल जाता है, हीट एनर्जी में, फ्यूल्स के बर्निंग पे, फ्यूल के बर्निंग पे, और भी बहुत सारे केमिकल के बर्निंग पे, और भी ये क्या बहुत सारा है कहने के लिए। तो जैसे क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जा सकता है, या केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जा सकता है, ऑफ कोर्स, ठीक है। जैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना हो तो हमारे पास एग्जांपल है, केमिकल एनर्जी को अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना हो तो हमारे पास बैटरी है। बैटरी में क्या रहता है, बैटरी में देखेंगे अंदर में केमिकल्स रहते हैं, रॉड लगा रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोई सेल जो आप रिमोट में या टॉर्च में यूज करते हैं, वहाँ पे आप क्या करते देखते हैं कि उसमें रहता है केमिकल एनर्जी, और उससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं, और इसी इलेक्ट्रिसिटी से फिर बाद में बल्ब चेंज हो जाता है, ठीक है, बल्ब जलने लगता है। मतलब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में चेंज हुआ, इलेक्ट्रिकल लाइट में चेंज हुआ, और भी बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे इलेक्ट्रिकल केमिकल में बदलता है क्या, हाँ, इलेक्ट्रिकल भी केमिकल में बदलता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी कहाँ होता है, तो जब बैटरी को चार्ज किया जाता है, ठीक है, चार्जिंग बैटरी, तो बैटरी है, उसके अंदर क्या रहता है, केमिकल, उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो फिर से वो केमिकल रिस्टोर होता है, तो चार्जिंग बैटरी, तो ये सब है। और भी बहुत सारा है, और मैं अब बोल देता हूँ, आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, मेरे हिसाब से इतना काफ़ी लिख लिया। जैसे मान लीजिए साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना, अभी तो हम देखें ना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें बदला है, साउंड में, ठीक है, चाहे बेल में, रेडियो में, लाउड स्पीकर में। क्या उल्टा भी हो सकता है, साउंड इलेक्ट्रिकल में बदल सकता है, हाँ, हर जगह उल्टा हो सकता है। जैसे यहाँ माइक्रोफोन, माइक जो है, माइक में हम क्या करते हैं, माइक में हम बोलते हैं, और वही सिग्नल के रूप में चलता है। अब जब जो मोबाइल से सुन रहे हैं या किसी को कॉल करते हैं, उस कंडीशन में भी क्या होता है, आप जो कॉल करते हैं तो थोड़ा सा टन 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 का आवाज़ आता है ना, उस वक्त में वो जो आप आवाज़ दे रहे हैं, आप किसी को फ़ोन किए हुए आवाज़ दे रहे हैं, तो वो कहाँ से जाता है, वो आपके फ़ोन से होते हुए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हुए नेटवर्क पे जाता है, टावर पे जाता है, ठीक है, मोबाइल टावर पे, और वहाँ से फिर उस जगह पे जाता है, उस जगह के टावर पे, और फाइनली उस आदमी के। तो जो साउंड एनर्जी है वो भी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और भी हो सकता है, जैसे लाइट एनर्जी को क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकते हैं, हाँ, लाइट को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकते हैं। कैसे, तो जैसे सोलर सेल है, आज हम लोग के पास सोलर सेल है, सोलर पैनल है, उसमें हम लोग लाइट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी ट्रैप करते हैं, वो किसमें बदल जाता है, वो फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रैप हो जाता है, बदल जाता है। और भी बहुत सारा है, जैसे केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं क्या, हाँ, केमिकल को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। जैसे जितनी गाड़ी है, ऑटोमोबाइल्स है, उस समय चाहे कुछ भी व्यक्ति हो, उसमें हम लोग फ्यूल जलाते हैं, वो केमिकल एनर्जी है, उस केमिकल एनर्जी से क्या होता है, वो गाड़ियाँ चलती है, ठीक है, मोशन आता है, तो उसमें क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हुआ ना मोशन के कारण, यानी मैकेनिकल एनर्जी हो गया। और भी बहुत सारे हैं, तो चलिए खैर हम लोग इसको यही खत्म करते हैं। अब आते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ये क्या कहता है, तो यही चीज़ कहना है इसका भी, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। आप जहाँ भी एनर्जी का सोर्स पा रहे हैं या कोई भी एनर्जी पा रहे हैं, तो आपको एनर्जी ऐसा नहीं है कि कहीं से बन के आया है, या आप किसी अगर कोई सोर्स को खत्म कर दें तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एनर्जी को खत्म कर दिए, आप हो सकता है उस सोर्स को खत्म कर दिए है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिंपली कहता है, क्या कहता है कि एनर्जी सिर्फ कन्वर्ट हो सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ये ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उसी तरह से जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास पढ़े थे, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसको हम वेरिफिकेशन भी देखेंगे, नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो हो क्या सकता है, एनर्जी आएगा कहाँ से, तो इट कैन ओनली कन्वर्टेड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड, सिर्फ इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, किस फॉर्म से, एक फॉर्म से अदर फॉर्म, फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, एक रूप से दूसरे रूप में, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि क्या एनर्जी जो है पूरे यूनिवर्स में ये कांस्टेंट है क्या, हाँ, एनर्जी जो है यूनिवर्स में पूरा कांस्टेंट है, ठीक।
अब यूनिवर्स में कांस्टेंट है तो हम जहाँ एनर्जी यूज करें वो भी कांस्टेंट है क्या? हाँ, आप एक सिंपल सा सिस्टम लेंगे, मतलब सिंपल सा एक, अगर आप रूम को कंसीडर करना चाहते हैं उसमें भी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है। इसका सिंपल में एक लार्ज स्केल में बात क्या हो जाएगा कि एनर्जी ऑफ होल यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स का, ठीक है, वो क्या है? कांस्टेंट है। और ये वेरीफाई किया गया, ऐसा नहीं कि आपको वैसे ही बोल दिया गया है, ठीक है। अच्छा, ये स्टेटमेंट कौन दिए थे कि एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है? क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है, बोल दे रहा है कि यूनिवर्स का एनर्जी कांस्टेंट है। तो इसको सबसे पहले इसका जो स्टेटमेंट था ये बोला गया था, स्टेटेड बाय रॉबर्ट मेयर, रॉबर्ट मेयर। और इसका वेरिफिकेशन जो अभी हम लोग देखेंगे भी, एक वेरिफिकेशन रॉबर्ट मेयर। और वेरिफिकेशन कौन किए थे? तो वेरीफाई किया गया था हेल्महोल्ट्ज के द्वारा। और इसको हम लोग हेल्महोल्ट्ज के बारे में साउंड में तो बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद हम लोग का है क्या चीज़? साउंड। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है साउंड, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इनका कंट्रीब्यूशन। तो वेरीफाइड बाय हेल्महोल्ट्ज, तो इनके बारे में बहुत अच्छा अच्छा कंट्रीब्यूशन है साउंड में, तो इसको तो हम पढ़ेंगे इनको, ठीक। उसी तरह से जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लेवॉइजर दिए थे 1774 में, तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन था। कब कब हुआ था? तो 1842 के आसपास में ये हुआ था। ओके, अब थोड़ा सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को थोड़ा सा मिक्स करने का कोशिश करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक। क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा और कुछ कुछ लिख दूंगा। जैसे लेबुआइजर 1774 में बोले थे कि मैटर ना ही क्रिएट किया सकता है ना ही डिस्ट्रॉय, और इसी पे बना था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते थे। लेकिन आइंस्टीन, जिनका नाम आप जरूर सुने होंगे, आइंस्टीन या आइंस्टाइन जो बोले, वो ये बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है, मास भले ही क्रिएट हो डिस्ट्रॉय नहीं हो, लेकिन मास को कन्वर्ट किया जा सकता है एनर्जी में, ठीक है, और एनर्जी को भी मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज था और आज सही भी है। मास को एनर्जी में चेंज किया जा सकता है और एनर्जी को मास में चेंज किया जा सकता है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि मास ये आपके लिए थोड़ा सा हाई लेवल हो सकता है अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी थोड़ा बड़ा नहीं पढ़े। मास को एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, एनर्जी को मास में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, बदला जा सकता है। और इसी पे बना हुआ जितना न्यूक्लियर वेपन होता है वो इसी पे बनता है। आप लोग जरूर सुने होंगे शायद E=mc², वो इसी के बेसिस पर बना हुआ है कि मास जो है, इस फॉर्मूले को अगर देखिए, एनर्जी =mc²। यहाँ पे m क्या है? ये m है मास, ठीक है। ये E क्या है? ये ऑफ कोर्स एनर्जी है। और c क्या है? c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये इक्वेशन क्या किया हुआ है? एनर्जी को और मास को रिलेट कर दिया हुआ है। मतलब एनर्जी और मास क्या है? इंटर कन्वर्टेबल। ये बोल दिए थे कि एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टेबल, मतलब एनर्जी को भी मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को भी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी चीज़ को, जैसे आज जितना एटम बॉम्ब है, ठीक है, या हाइड्रोजन बॉम्ब, ये सब इसी के प्रिंसिपल है, बेस्ड है। यहाँ तक कि हम लोग का जो सन है, सोलर एनर्जी जिसे हम लेते हैं सन से, वहाँ भी यही चीज़ हो रहा है, ठीक है। वहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल के दोनों न्यूक्लियर रिएक्शन कर रहा है, दोनों मिल रहा है और हीलियम बना रहा है, वहाँ भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। आप लोग थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़े हैं, ठीक है, जैसे NaCl कैसे बनता है, ठीक है, ये सब पढ़े हैं ना, उसी तरह से आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टेबल। इंटर, अगर आपको हैवी लग रहा है तो आप इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं, 5 मिनट स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ये NCERT बच्चे के लिए नहीं है, पर आप अगर कंपटीशन के लिए रखना चाहते हैं, अच्छा नॉलेज के लिए रखना चाहते हैं, तो ये जरूरी है आपके लिए, ठीक। ये कौन बोले थे? ये बोले थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में ये बोला गया था। ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल है। और इस चीज़ को क्या बोले, अब ये लोग को क्या बोले कि मास और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है। तो ये ना ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ना ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, दोनों का मिक्सर है, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। इस लॉ को, इसका भी एक नाम है, इस लॉ को क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, ठीक। मास और एनर्जी टोटल कंजर्व है, यानी कांस्टेंट है। मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, ये बोले, ठीक। इसके बारे में बहुत लंबा चौड़ा है। आइंस्टाइन तो ऐसे ऐसे चीज़ लिखे गए हैं जो अभी भी साइंटिस्ट सबको परेशान कर रहा है। रिलेटिविटी उनका थ्योरी है, तो खैर इसके बारे में तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब देखिए, इसी को हम लोग एक वेरिफिकेशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। वैसे बहुत सारा कन्वर्सन है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप स्विच देते हैं एक टॉर्च का, ठीक है, तो वहाँ पे टॉर्च के अंदर जो बैटरी है उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर है, वो बैटरी कन्वर्ट किस में होता है? लाइट एनर्जी में, ठीक है, हीट एनर्जी में, इस तरह से। और ये बहुत सारा है, हम लोग काफ़ी एग्जाम्पल देख चुके हैं। अब हम लोग एक बात करेंगे किसका? अब एक बात करेंगे कि मान लीजिए कि एक स्टोन है, ठीक है, एक स्टोन है या एक बॉल है, कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। अभी हम लोग वेरिफिकेशन करने वाले हैं किसी चीज़ का, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी पूरा यूनिवर्स का या पूरा सिस्टम का, किसी खास सिस्टम का कांस्टेंट है, इसके बारे में। तो मान लीजिए कि ये क्या है? एक बॉल है और ये बॉल यहाँ पे है, इस हाइट पे। ये हाइट को हम लोग क्या कंसिडर करें? h कंसिडर कर लेते हैं। तो एक बॉल है जिसका हाइट h है। यहाँ पे जब हम बॉल फेंके होंगे, कोई बॉल फेंका गया होगा, तो क्या ये बॉल कहीं पे जाके रेस्ट में आएगा?
हाँ, जब सबसे ऊपर में चला जाएगा हम लोग देखते हैं कि जाता है तो स्पीड बढ़ते 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 धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे घटते घटते एक जगह जीरो हो जाता है। और इस पर खूब सारा न्यूमेरिकल हम किए हैं ग्रेविटेशन में, कि जब कोई चीज़ को हम लोग फेंकते हैं तो बहुत कम देर के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकता है ना, और फिर रुक के नीचे आता है। तो यहाँ पे इसका v कितना हो गया, जीरो। मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv², मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो है। क्या इसके पास मतलब एनर्जी नहीं है, एनर्जी तो है, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी तो mgh होता है, और यहाँ पे इसका मास अगर हम लोग मान के चले कि इसका m है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा। हम ऐसे 3 पॉइंट कंसिडर करेंगे। एक पॉइंट ये जब सबसे पीक पे है ये ऑब्जेक्ट या बॉल या जो बोले, एक पॉइंट बीच में कहीं, ठीक है, बीच में कहने का मतलब नहीं कि हाफ पे, कहीं पे बीच में, और एक पॉइंट जस्ट ग्राउंड पे गिरने से पहले। तीनों कंडीशन में देखेंगे कि क्या इसका एनर्जी कांस्टेंट है या नहीं। आप देखेंगे कि जैसे ये बीच में आने लगेगा तो आपको क्या लग रहा है कि इसका जो बीच में आएगा मतलब मोशन में आने लगेगा, तब ना वो नीचे गिरता है, मतलब इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी आएगा मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ चला गया, पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी, क्योंकि अभी भी इतना हाइट बचा हुआ है। यह हाइट अब कुछ भी हो, इतना हाइट अभी बचा हुआ है। मान लीजिए कि जैसे यहाँ से यहाँ तक चला और इसके बीच में ये एस हाइट कवर किया, डिस्प्लेसमेंट को एस मान लेते हैं क्योंकि एक बार एच मान चुके हैं, तो ये एस हाइट कवर किया। इस कंडीशन में अभी भी ये इतना हाइट पे तो है, ये हाइट कितना है, ये पूरा एच हमको पता है और ये एस पता है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, एच माइनस एस होगा ना, एच माइनस एस। तो एच माइनस एस, तो इतना तो अभी भी इस हाइट के बदले, ये चाहे 4 मीटर हो 5 मीटर हो, इतना mgh तो है इसके पास। हाँ, तो इस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग कुछ कंसिडरेशन करेंगे, हम लोग वेरिफिकेशन करने वाले हैं किस चीज़ का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। ऑफ कोर्स इसको प्रूफ नहीं किया सकता है, ठीक है, हमारा साइंस उतना डेवलप नहीं हुआ कि सब कुछ को प्रूफ करेगा। वेरिफिकेशन हो सकता है, जांच हो सकता है, बहुत जगह जांच करके ये चेक किया हुआ है। तो देखिए हम लोग मानते हैं, हम लोग क्या मानते हैं कि एक बॉडी है, लेट वी हैव अ बॉडी, वी हैव अ बॉडी जिसका मास क्या है, m ऑफ मास m। ये आपको पूछता है एग्जाम में भी, तो इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ भी तो आपको समझना भी तो चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोले या गलत, ठीक है, क्या सही या गलत। तो एक बॉडी है जिसका मास m है, जो एक हाइट पे है, इसको मान लेते हैं a, इस हॉरिजॉन्टल लेवल को मान लेते हैं, इस हाइट लेवल को a, ऑफ मास m, प्लेस्ड एट ए हाइट h, प्लेस्ड एट a एट अ हाइट h हाइट पे रखे हुए, ठीक। और ये हम लोग मान लिया, अगर ये a, इसको b, इसको c, 3 पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, तो ac जो है वही ac क्या है, वो है h। ये क्या है, हाइट ऑफ द बॉडी अबव द ग्राउंड, मतलब उस बॉडी का हाइट ग्राउंड से, ठीक। उसके बाद s जो है यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि लेट द बॉडी कवर्ड सम डिस्टेंस s डिस्टेंस कवर किया, एंड कम्स टू b। अब हम b पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग मान लेते हैं कि वेलोसिटी बॉडी का वेलोसिटी एट b पे कुछ वेलोसिटी होगा ना, तो इसका वेलोसिटी यहाँ पे तो हम लोग मान चुके हैं कि v0 है, यह वेलोसिटी कुछ तो होगा, तो इसका वेलोसिटी यहाँ पे v जो है उसको v1 मान लेते हैं। मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट b पे उसको v1 मान लेते हैं, क्योंकि v हम पहले मान चुके हैं जो 0 है, v1, ठीक। या इसको ऐसा भी काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, अच्छा रहेगा हमारे लिए, यहाँ पे इसको u मान लेते हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसको u मान लेते हैं। u यहाँ से गिरना शुरू किया ना, तो u इसको मान लेते हैं, ये फिर v, चलिए इसको v1 मान लिया, तो मैं अब नहीं करूँगा, ये है हमारा v मान लीजिए यहाँ पे। अब बोलेंगे ग्राउंड पे टच कर जाएगा तब तो इसका v0 हो जाएगा, नहीं टच करेगा तब ना, हम लोग टच करने से जस्ट पहले देखने वाले, एकदम पहले, जब सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगा उस कंडीशन में। जब गिरता है कोई बॉडी तो उसको अर्थ अट्रैक्ट करता है ना एक फोर्स के साथ, और फोर्स लगा तो एक्सीलरेशन भी होगा, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा, ठीक है, तो उस हिसाब से। तो एट पॉइंट v, तो v डैश या v1 मान लीजिए, v1 माने तो v1, ठीक। एंड वेलोसिटी एट पॉइंट c, एक पॉइंट है c, पॉइंट c है कहाँ, जस्ट अबव द ग्राउंड से एकदम पहले, अबव द ग्राउंड। ओके, अब अगर नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, नीचे आएगा तो धम सी आवाज़ आती है, हो सकता है इसको धंसा दे, ठीक है। तो उसका एनर्जी साउंड एनर्जी में, ये जो इसका पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी था ये साउंड एनर्जी में, ठीक है। हो सकता है लाइट भी अगर किसी चीज़ पर टकराए तो लाइट निकले, तो लाइट एनर्जी में इस समय कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी वेस्ट हो जाएगा। तो अबव द ग्राउंड इज बी है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं एट पॉइंट ए, पहले ए पे कंसिडर करते हैं, ठीक। तो एट पॉइंट ए पे, यानी सबसे ऊपर वाला हाइट पे, यहाँ पे चूंकि इसका u कितना है, 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u 0, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा, mgh, h तो है इसका, m है भी, g भी है,
एच है, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी इसका mgh हो गया। टोटल एनर्जी होगा इसमें क्या क्या, तो टोटल एनर्जी मेनली दो ही चीज हो सकता है, पोटेंशियल और काइनेटिक, क्योंकि हम उसी पे ज़्यादा फोकस करें। और तो इसका हम लोग टोटल मैकेनिकल एनर्जी का बात करेंगे, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर, भी यहाँ पे वेलोसिटी है, तो इसका वेलोसिटी जीरो है, तो ये हो गया जीरो। मास कुछ भी हो, अगर यही जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब हम लोग बात करें टोटल मैकेनिकल एनर्जी की, कि मैकेनिकल एनर्जी टोटल कहाँ पे, एट ए, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दीजिए, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से आता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कितना आया है, mgh, काइनेटिक एनर्जी कितना है, जीरो। तो ये टोटल जो एनर्जी हो गया एट पॉइंट ए, ये क्या हो गया, mgh। अब चलिए ऐसे ही बात करते हैं एट पॉइंट बी पे, एट पॉइंट सी पे। मैं डायग्राम पहले से आपको बना के दे दूंगा, आप यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे एस डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है, तो ये डिस्टेंस जो है एच माइनस एस है। चलिए वही डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पे मैंने बना दिया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, यहाँ पे वेलोसिटी भी इसका v1 है, ठीक। तो इस कंडीशन में एट पॉइंट बी में बात करते हैं, तो एट पॉइंट बी पे अगर बात करें, तो इस कंडीशन में बॉडी ए से बी गया है। बॉडी कब बात कर रहे हैं, व्हेन बॉडी यानी वो ऑब्जेक्ट मूव किया है, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम ए टू बी, कितना डिस्टेंस कवर किया है, कवर्स और डिस्टेंस एस कवर किया है, एंड लेट v1 बी इट्स वेलोसिटी एट बी। ये भी हम लोग मान ही लिए थे, फिर मैं लिख दे रहा हूँ, v1 बी इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी, ठीक है, बी। इस कंडीशन में अब हम लोगों को देखिए एस इन्वॉल्व है, जी भी इन्वॉल्व है, ये मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमको भी पता ही है, तो हम थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ मोशन का, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का मदद लेंगे। इससे हम क्या पता करेंगे, इससे हम लोग वेलोसिटी पता करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी को रिलेट करेंगे किसके साथ, वेलोसिटी को रिलेट करेंगे थोड़ा सा जी एच के साथ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मोशन के थर्ड इक्वेशन से, क्योंकि ये सब कुछ हो क्या रहा है, वर्क एनर्जी पावर फर्स्ट लेक्चर में बताया, अब वो कुछ नया नहीं मिलने वाला, वही न्यूटन्स के लॉ का और इक्वेशंस का यूज होने वाला। तो यहाँ से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। अब देखे तो ये शुरू कहाँ से हुआ था, यहाँ पे इसका u कितना था, जीरो था, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 2gs, क्योंकि ये एक्सेलरेशन यहाँ पे अर्थ के कारण है, तो एक्सेलरेशन जो अर्थ के कारण था उसको g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखते हैं g। तो इस हिसाब से हमको ये क्या निकला, ये रियली में है v1, क्योंकि हम यहाँ पे माने क्या, इसका v1 वेलोसिटी। तो उस हिसाब से हमारे पास यहाँ नहीं भी लिखिए, यहाँ लिखिए कि ये v1 हो गया। अब हमारे पास आया काइनेटिक एनर्जी, इससे हमको फायदा क्या हुआ, इससे फायदा हुआ कि g और s में आया, और हमारा मैकेनिकल एनर्जी भी जो आएगा वो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ के, तो अभी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे उसमें भी s का इन्वॉल्वमेंट होगा, इसलिए हम चाह रहे थे कि s के रूप में काइनेटिक एनर्जी को दिखाएं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर, जिससे कुछ कैंसिल हो जाए, तो mv स्क्वायर, ठीक, ये आ गया। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 m, और इस पूरे को v स्क्वायर को, v1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2gs इंटू 2gs, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचा, mgs, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इज mgs। बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, mgh के बराबर। यहाँ पे हाइट कितना है इसका, यहाँ पे हाइट जो है वो है ग्राउंड से, हम लोग ग्राउंड से हाइट काउंट करते हैं ना, इससे काउंट नहीं कीजिएगा, ग्राउंड से हाइट कितना है, h माइनस एस, ये पूरा हाइट h, ये हाइट s कवर किया है, तो h माइनस एच, तो इसका ये कितना आ जाएगा, mg, इसको यहाँ बात कर लें, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी पे वो कितना आ जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mg, और हाइट कितना है यहाँ पे h माइनस एस, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, mgh, और एक बार इससे mgs माइनस mgs। अब बात करते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी की, मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा एट पॉइंट बी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी पे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अगेन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना है यहाँ पे, तो यहाँ देखिए mgs, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, अगेन पोटेंशियल एनर्जी है mgh माइनस mgs। अब यहाँ से आप क्या गौर करें, mgs कैंसिल हो गया, यहाँ से ये आ गया mgh, मतलब बी पे भी एनर्जी कितना है टोटल, mgh, ए पे भी टोटल एनर्जी कितना था, mgh, ठीक। चलिए लास्ट हम लोग एट पॉइंट सी पे बात करते हैं कि सी पे भी mgh होगा क्या, एट पॉइंट सी। इस कंडीशन में आपको लग रहा होगा नहीं यहाँ पे तो हाइट ही नहीं बचा, फिर भी देखते हैं एट पॉइंट सी। तो इस कंडीशन में हम लोग फिर से थर्ड इक्वेशन का यूज करते हुए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s लिख सकते हैं, या 2gh ही डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। g फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, h हाइट है इसलिए, ठीक। इस इक्वेशन का यूज करते हुए अब अगेन यहाँ पे v जो है, ये v, यहाँ पे तो ये v को v ही से डिनोट किया, तो v, और u जो है वो कितना हो जाएगा, हम लोग अगेन बात कहाँ से कर रहे हैं, बात कर रहे हैं फिर से यहाँ से जो चला था उस कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक, तो वी स्क्वायर और u जो हो गया अगेन जीरो, तो ये हो गया 2gh,
फिर से हम बात क्या कहाँ से कर रहे हैं, ए से सी पे, ठीक। ऑफकोर्स बी से भी सी पे बात कर सकते हैं, पर हम लोग को तो पूरा सिस्टम का कवर करना है, तो ए से ही बी पे भी चला था और ए से भी सी पे भी, तो इस कंडीशन में ठीक वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी सिंपली आता है 1/2 mv²। तो ये कितना आ जाएगा 1/2m और v स्क्वायर की जगह 2gh इंटू 2gh, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या बचा mgh, अभी भी क्या है mgh। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी तो हाइट पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे चूंकि हाइट नेग्लिजिबल हो गया है, ठीक है, हाइट नेग्लिजिबल हो गया मतलब ना के बराबर, क्योंकि ग्राउंड पे लगभग आ गया, तो हाइट ही जब नहीं है इसके पास, ग्राउंड को जस्ट टच करने वाला है, तो उस कंडीशन में हाइट तो नेग्लिजिबल हो, बहुत कम सेंटीमीटर मिलीमीटर में भी, तो उस कंडीशन में इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा mgh, वो हो जाएगा mg इंटू 0, जो कि हो गया mg, जो हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कितना हो गया, टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगेन होता है क्या चीज़, टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो आया mgh, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी 0। आपको ये नहीं देखना कि अरे ये फार्मूला तो मैकेनिकल पोटेंशियल का था, मैंने क्या बोला था कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो बनता है किससे, काइनेटिक और पोटेंशियल से। तो ये जो हुआ है इतना दूर में कन्वर्सन हुआ है सिर्फ, जैसे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप देखे थे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइट है तो यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे हाइट नहीं है तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। इसके बीच में क्या है, इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मिक्स करके, कहीं पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम है, मतलब मान लीजिए टोटल सिस्टम का एनर्जी 60 जूल है, यहाँ पे 60 का 60 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे 60 का 60 जूल काइनेटिक एनर्जी है। बीच में अगर मान ले यहाँ, तो यहाँ हाइट ज़्यादा है तो यहाँ पे हो सकता है 50 जूल हो पोटेंशियल का और सिर्फ और सिर्फ 10 जूल हो काइनेटिक का। यहाँ पे आया तो हो सकता है इक्वल हो 30-30 हो गया हो, यहाँ पे आया तो काइनेटिक ज़्यादा हुआ क्योंकि वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, तो यहाँ हो सकता है 40-20 का हो। तो इस तरह से मतलब टोटल एनर्जी जो था ये सिस्टम का, इस सिस्टम को हम बोले ये जो है ये पूरा जो हम डायग्राम बनाए इसमें टोटल एनर्जी जो है वो कॉन्स्टेंट है, बस इंटर कन्वर्ट हो रहा है, और ये तो हम पढ़ेंगे कि एनर्जी क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो ये बॉडी का है, ये जो बॉल है या कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो पूरे सिस्टम में क्या है, कंजर्व है, ठीक है। एनर्जी कभी बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी कभी घटती है, कभी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, कभी काइनेटिक एनर्जी घटती है। ऑफकोर्स हम लोग कुछ इफेक्ट को निगलेक्ट किया, जैसे अगर एयर रेसिस्टेंस रहता उसको लेते, मतलब एयर का भी अपना फ्रिक्शन रहता, तो उस सबको हम निगलेक्ट करते हुए लिए। तो इस तरह से हम देख लिए कि एनर्जी रियली में क्या है, कंजर्व है, ठीक है। अब कोई ये भी बोल सकता है कि यहाँ पे आके बॉल जो आया, मान लीजिए बॉल है, बॉल आके टकराया, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या, उस कंडीशन में एनर्जी उसी हिसाब से चेंज होते होते कंजर्व रहता, ठीक है। मान लीजिए बॉल आया और उछलने लगा, बाउंस करने लगा, उस कंडीशन में भी वही चीज़ होता, ठीक है। इसमें कोई अलग बात नहीं हो जाती कि वो उछलने लगा तब और गिरा तब, दोनों में अलग अलग कंडीशन होता है, ऐसा नहीं, दोनों में सेम कंडीशन आता है। यही था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको अलग तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं, जैसे एक पेंडुलम को लेके अक्सर प्रूफ करते हैं। तो मान लीजिए कि ये पेंडुलम है, पेंडुलम, इसके बारे में डिटेल में हम साउंड में बात करेंगे। ये पेंडुलम एक अपने एक्सट्रीम पॉइंट से, इसके बारे में थोड़ा सा तो जानते ही होंगे आप, जैसे घड़ी समय में होता है पेंडुलम। एक सिंपल सा पेंडुलम का बात करें तो एक धागा रहता है, उसमें एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर लटका रहता है जिसको हम लोग बॉब बोलते हैं, और ये थ्रेड है। अब देखिए इस कंडीशन में ये यहाँ पे अगर गया और यहाँ पे गया, तो इस कंडीशन में इसका हाइट जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पे तो सबसे कम होगा ना, ठीक है, आपको लग नहीं रहा होगा। इसको देखिए मैं एक अलग डायग्राम बनाता हूँ जिसको विजुअलाइज हो। ये बीच पॉइंट में, अब इधर जो जाता है तो यहाँ पे आया, और इधर जाता है तो यहाँ पे आया, कुछ इस तरह से मूव करता है ना। तो इस कंडीशन में इसका हाइट देखिए, ये मान लीजिए ग्राउंड है, यहाँ से हाइट देखिए, तो इस कंडीशन में और इस कंडीशन में क्या है, सबसे मैक्सिमम हाइट है। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, यहाँ और यहाँ पे एक्सट्रीम पे, इसका बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। पेंडुलम के बारे में आप थोड़ा थोड़ा तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में एक्सट्रीम पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे आते आते पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों रहता है साथ साथ, क्योंकि अब मोशन में आ गया, यहाँ पे आके रुकता भी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम है। और इस बीच में क्या है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, इस बीच में क्या है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। यहाँ भी कंजर्वेशन है एनर्जी का और यहाँ भी कन्वर्सन है एनर्जी का, मतलब एनर्जी बदलाव होते रहता है। तो यही था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेटमेंट। उसका वेरिफिकेशन किसने दिया था, क्या है, क्या मास और एनर्जी के बीच में रिलेशन है, इसके बारे में मैंने बता दिया। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।